नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन, लेकर आया हूं देश का सवाल। आज देश का सवाल में बात होगी कर्नाटक चुनाव की। जी हां, आज कर्नाटक चुनाव का आगाज हो गया। इलेक्शन कमिश्नर ने बता दिया है 10 मई को वोटिंग, 13 को रिजल्ट। लोग इसको सेमीफाइनल देख रहे हैं 24 से पहले। आखिर पूरा गेम प्लान क्या है? बीजेपी कैसे चुनाव लड़ रही है? लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं और साधने की कोशिश है अपने पुराने हीरो येदियुरप्पा की। कांग्रेस के लिए बड़ा राज्य है, कांग्रेस के पास चेहरे हैं और कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक वो स्टेट है जहां से उसको विंडो मिल सकती है 24 के लिए। आप देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा चली तो एक अपार जन समर्थन था वहां पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास फेसेस है। लेकिन किंग मेकर कौन होगा? क्या एक बार फिर देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस बीच में खड़ी रहेगी? किसी को सत्ता नहीं मिलेगी? इन्हीं सारे इश्यूज पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? क्या दिल्ली और दिल्ली में किए गए बीजेपी द्वारा काम ही वहां चलेंगे? क्या बोम्मैया वापस चीफ मिनिस्टर बनेंगे? क्या जेडीएस गेम बिगाड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर एक लंबा चौड़ा पैनल होगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले सुनिए राजीव शुक्ला ने कर्नाटक चुनाव पर क्या कुछ कहा। साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी हैं। राजीव जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, कांग्रेस कितनी तैयार? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारा काम 3 महीने पहले से वहाँ चल रहा है। हमारे कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गए हैं 125 से ऊपर और हमने पूरी जो है कमर कस ली है। हम प्रचंड बहुमत से वहाँ जीत हासिल करेंगे। किन किन मुद्दों के आधार पर चुनाव? ठीक है, एक तो हमने अपनी गारंटी घोषित की है जिसमें हम सबकी मदद कर रहे हैं, महिलाओं की, युवाओं की, कमजोर वर्गों की, सबकी मदद। उसका बहुत भारी असर है। और फिर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी घूमेंगे वहाँ तो निश्चित रूप से उसका बड़ा भारी व्यापक असर जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए जो है आप ये जान लीजिए कि कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से विजय होगी और बीजेपी को हटाने के लिए लोग बेताब हैं। राजीव जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसका जो है लाभ होने। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। ये सब जो है पहले की खबरें थी। कोई गुटबाजी तो बीजेपी में वहाँ येदियुरप्पा जी का अपमान हो रहा है, पहले के जो मुख्यमंत्री सबके अपमान हो रहे हैं। ये सब बैठे हैं कि कब जो है इनको निपटाएं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Our party and government both are ready for elections, and we are waiting for election commission to announce the dates. And as per that, our future programs will be set. Chhattisgarh, nothing happened. In Rajasthan, they promised the farm loan waiver. Nothing happened. And even in recently Himachal Pradesh, whatever they have promised, nothing has been taken. Single line is written in the budget speech of Chief Minister. So keeping that in mind, people want that there should be BJP government, so double engine. So केंद्र में भी राज्य में भी एक ही सरकार होता है। If there is same party government, then there will be good development. That is true under Modi. It will be a very good development. So that's why people have decided to vote for BJP. I welcome it. How many seats are you expecting, sir? How many seats are you announcing? Whatever the magic figure is there, से ज्यादा कम से कम 10 सीट आए। सिद्धारमैया कह रहे हैं हमारा आखिरी चुनाव होगा, कांग्रेस के लिए वोट कीजिए। उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है। सिद्धारमैया हर बार ऐसे ही बोलते हैं, लास्ट टाइम पे ऐसे ही बोलते हैं। झूठ बोलने का इनका तो आदत ही है और उनका लास्ट चुनाव से लेना देना हमको कुछ नहीं। Congress is well prepared for it. We have already cleared 124 names and still almost 50% we have just discussed in length. And I think tomorrow we are having a screening committee. We will take a call on it. देश का सवाल क्या है? क्या कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी? सत्ता इस वक्त बीजेपी के पास है। क्या रिटेन कर पाएगी स्टेट? कर्नाटक में कांग्रेस का कमबैक प्लान क्या होगा? जेडीएस से अलग होना कांग्रेस के लिए कितना नुकसान भरा है? मोदी शाह के संकल्प का कांग्रेस के पास विकल्प कर्नाटक में क्या है? इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, साउथ का बड़ा स्टेट है, मैसेजिंग वाला स्टेट है। सीधे चलते हैं अपने पैनल की ओर। हमारे साथ मनोज यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़े हैं। विंग कमांडर हनुमा आचार्य जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं। मोहम्मद जफरुल्लाह जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ आलोक मेहता सर हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर होंगे। आलोक सर, आपसे ही शुरू करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट ये स्टेट है दोनों पार्टीज के लिए? बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस को लगता है ये स्टेट उसको मिल सकता है। अरे जी, आपने ठीक कहा। कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए सबसे प्रतिष्ठा का चुनाव है, जिसका असर तेलंगाना में पड़ेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, उससे ज्यादा लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। ठीक है। और इसलिए कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा अभी बातचीत में भी वो कह रहे थे कि किस तरह से वो वहीं के प्रदेश के हैं, राजीव शुक्ला ने इस बात को कही। राहुल गांधी का भी जो पूरा
भारत जोड़ो यात्रा और उसका जो निचोड़ है, यदि वो कहें कि कर्नाटक में उसकी अग्नि परीक्षा सामने होगी। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास का मॉडल है और येदियुरप्पा जी को भी वापस जोड़ करके उनको भी अभियान में रखा है, कैंपेन कमेटी दी है। लेकिन जेडीएस, एक मैं जरूर कहूंगा कि जेडीएस की भूमिका जो आपने भूमिका भी शुरू में कही अपने प्रारंभ में, निश्चित रूप से उनकी भूमिका को मैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख पे वैसा किला फतेह करती नहीं दिखाई दे रही, तो जेडीएस को, और कल हमारे जो सहयोगी है उन्होंने जो बात की थी, तो बाकायदा उन्होंने माना है कुमार स्वामी ने कि हाँ, हमें दोनों पार्टियों ने संपर्क किया था लेकिन हम अपना चल रहे हैं। इसका मतलब है कि चुनाव के बाद भी कुमार स्वामी, मतलब देवेगौड़ा जी की पार्टी जेडीएस, वो किसी के साथ भी जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकती है, कांग्रेस के साथ जा सकती है, वो कांग्रेस जी। तो इसलिए असली उसके हाथ में बाग, जैसे कहते हैं कि सत्ता की कमान यदि कह सकते हैं कि उसके हाथ में आएगी, तो ये कहें कि जेडीएस आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। कल क्या होगा, दो पार्टियां दावा करेंगी, जेडीएस भी दावा करेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि जेडीएस के हाथ में ज्यादा बड़ी भूमिका होगी। ठीक है, मनोज यादव जी के पास। मनोज यादव जी, इंपॉर्टेंट स्टेट है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि यहां से इलेक्शन साइकिल शुरू होती है। जो यहां की हवा होगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये हवा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाएगी, लेकिन एक मोरल बूस्टर होता है, एक स्टेट रिटेन करना, उसके बाद बैक टू बैक चुनाव और फिर 24 का चुनाव। ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी? हम शुरुआत से देख रहे हैं, आपके जितने बड़े चेहरे हैं लगातार कैंपेन साइकिल में हैं, लगातार रोड शोज कर रहे हैं। 3 बड़े इश्यूज बीजेपी के कर्नाटक में। देखिए, ऐसा है कि रजत जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी और वहां के मुख्यमंत्री मुंबई जी के नेतृत्व के अंदर डबल इंजन की सरकार वहां पर लगातार काम कर रही है। और जिस तरह से माननीय नड्डा जी का जो मार्गदर्शन है, माननीय अमित शाह जी की जो रणनीति है, उसी के ऊपर बलबूते पर, और हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता है, उस संगठन की क्षमता के आधार पर हम लोग वहां उतरे हुए हैं। और जिस तरह से हमारी सरकारों ने काम किया है, और सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 3C दिया है, करप्शन दिया है, क्रिमिनलाइजेशन दिया है और कमीशन खोरी करने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जिसने कर्नाटक को इनोवेशन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाया, स्टार्टअप के क्षेत्र में नंबर 1 बनाया और वहां पर एफडीआई के क्षेत्र में भी नंबर 1 बनाया। वहीं कांग्रेस पार्टी की सरकारें जब रही, जेडीएस और कांग्रेस पार्टी, तो इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर उनको, उस प्रदेश को नंबर 1 बनाया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार अपने जो भगवान विश्वेश्वर है उनको सम्मान देती है, जो लोकतंत्र की जिन्होंने पहली संसद जिस बसो कल्याण में मिली है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी, जो बार बार लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, वहां जाकर ब्रिटेन में जाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से उठाते हैं और उनका महिमा मंडन करते हैं। वहीं ये लोग अपमानित करने का काम करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एफडीआई पर काम करती है, स्टार्टअप पर काम करती है। वहीं ये लोग, वो लोग हैं जो पीएफआई को बैन कर, पीएफआई का समर्थन करते हैं, पीएफआई के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पीएफआई पर बैन लगाती है। तो सबको पता है कि ये परिवारवादी पार्टी है और वंशवादी पार्टी है जो करप्शन, कट और क्रिमिनलाइजेशन पे काम करती है। यही कारण है कि कर्नाटक की भी जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देने वाली है। देखिए रजत जी, एक बात और मैं बोल दूं, हर डाल पे बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। खड़गे जी का बेटा है, वो भी मुख्यमंत्री की रेस में लगे हुए हैं, तो खड़गे जी का क्या खड़क चलेगा क्या? सिद्धरमैया जी क्या सिद्धि उनकी चल पाएगी क्या? वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार। और शिव कुमार जी डी के शिव कुमार जी, वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार। क्या वो शिव कुमार जी का तांडव वहां चल पाएगा क्या? आपका कहना है हाउस ऑर्डर में नहीं है। 10 तो पॉइंट मैंने ले लिया, आपके 2 पॉइंट थे, दोनों ले लिया। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद जफरुल्लाह साहब भी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। आ रहा हूं सर अनुमा जी के पास। पहले अनुमा जी, कर्नाटक के 3 इश्यूज जो मैंने मनोज जी से पूछा था, 3 बड़े इश्यूज जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और दूसरा मनोज यादव हो या कोई भी हो, वो इसी बात को कहता है कि अंदर खाने खींचतान बहुत है, चीफ मिनिस्टर्स के दावेदार बहुत है, बहुत सारे चेहरे हैं आपके पास। कम स्टेट ऐसे हैं जहां बहुत सारे चेहरे हो, उसमें से कर्नाटक ऐसा स्टेट है जहां चेहरे और लीडर्स कांग्रेस पार्टी के पास मैक्सिमम है आज की डेट पे। राकेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो खुशखबरी सुना दूं
कि कांग्रेस की दो कैंडिडेट डी त्रिवेणी और बी जानकी, ये दोनों मेयर और डिप्टी मेयर बने हैं। शुरुआत में ही ऐसी बढ़िया शुरुआत हुई है, ये बेलारी के डिप्टी मेयर और मेयर बने हैं, तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शंस हैं। हाँ है ना, क्योंकि हमारे ही लीडर्स हैं जिनके पास, जो एक्चुअली लीडर्स होते हैं, जो केवल एक पार्टी की तरह उनके ही लोगों की लाइन नहीं टो करते, केवल वो वैसे लोग नहीं है कि जो दिल्ली के भरोसे अपनी बात करते हो। भाई कांग्रेस के लोग तो जो है वो काम करने की अपनी, उनका अपना जो प्रमाण है वो काम करने का है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, 40% कमीशन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। अलग से बताना पड़ेगा क्या? अभी तो पकड़े गए थे वो विरूक्षप्पा, जो नाम है मदल विरूक्षप्पा, जो भी नाम है उनका, मैं थोड़ा सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। 6 करोड़ के साथ में उनके घर में पकड़ा गया था, गायब हो गए थे, जमानत हो गई थी। इलेक्शन डिक्लेयर होने के थोड़ा सा पहले उनको वो जमानत रद्द करके लाया गया है। तो बहुत सीधी सीधी बात है, बीजेपी भयंकर रूप से बैकफुट पर है। आप ये देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा था। कांग्रेस के मुद्दे जन सरोकार के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो तो रोजगार देने की बात, महिलाओं की सुरक्षाओं की बात हो, और कांग्रेस के मुद्दे सबको अफेक्ट करने वाले, जिससे लोगों का भला होता है, वो है। लेकिन बीजेपी का क्या है, अभी ईडी आप देखिएगा, अचानक ईडी सीबीआई बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। चुनाव थोड़ी लड़ते हैं ये, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, पहले तो हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगी तो ईडी सीबीआई लगा देंगे। आप और हम सब देखेंगे अभी क्या होने वाला है कर्नाटक में, किस तरह का नाच ये बीजेपी करने वाली है। और इतने निकृष्ट लोग हैं ये, इसके बावजूद कि इनके सारे केंद्रीय मंत्रियों को वहां झोंकेंगे, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की कईयों वहां रैलियां होंगी, और इस सब के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, काम किया होता तो बोलता। जो भी इनका कुछ आंकड़े हैं सरकार के बनाए हुए आंकड़े। और देखिए राकेश जी, एक बहुत सीधी बात है, जब मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, ये बीजेपी के एक ऐसे असभ्य प्रवक्ता है जो हर डिबेट में जब दूसरा कोई बोल रहा होता है तो जरूर बोलते हैं, लोग उनके में नहीं बोलते उसके बावजूद भी। एक चीज और बता दूं कि कांग्रेस का कर्नाटक में अच्छी पकड़ पहले से रही है। भले ही बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन 38% वोट तब भी कांग्रेस को मिला था, बीजेपी को 36% मिला था। तो ये आज कर्नाटक की जनता को तय करना है। कोलार में तो इनकी एक सीट है भी नहीं, जहां से जहां का भाषण इन्होंने राहुल गांधी जी का भाषण की बात की थी, वहां तो इनकी एक भी सीट नहीं है। लेकिन इस बार जनता जवाब देगी और बीजेपी ये आश्वासन होता है, और ये मुझे लगता है कॉन्फिडेंस हर पार्टी में होना चाहिए, एटलीस्ट जब तक रिजल्ट ना आए। मैं उसके लिए नहीं, क्योंकि जेडीएस एक फैक्टर है, ऐसा हमको लगता है। चुनाव के परिणाम क्या है वो 13 तारीख पता चलेगा, लेकिन जो फैक्टर है जेडीएस बातचीत करने के लिए मोहम्मद जफरुल्लाह साहब है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। बहुत स्वागत है जफरुल्लाह साहब। जेडीएस कहां खड़ी है? पिछली बार तो हमने देखा था कि आप कांग्रेस के साथ आए, सरकार बनाई, फिर चल नहीं पाया मामला। आज जेडीएस कहां खड़ी है? क्या कोई पोस्ट पोल अलायंस की बात हो रही है? प्री पोल तो अब दिखता नहीं कि हो पाएगा। जेडीएस क्या चाहती है? क्योंकि एक वर्ग ऐसा है, अगर आप मुझसे ही पूछे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक वर्ग ऐसा है और जो देखता है कि शायद जेडीएस किंग मेकर हो सकती है अगर क्लीन मेजॉरिटी किसी को स्वीप नहीं करती है। तो जेडीएस क्या करेगी इस चुनाव में? देखिए जनाब, हमारा अनुभव ये है कि हमने एक बार बीजेपी से हाथ मिला के एक अरसा हो गया, अंजाम भी देख लिया हमने। फिर बाद में हमने कांग्रेस के साथ भी 2 बार हाथ मिला के देख लिए, तो वो सलूक भी देख लिया हमने। अब हम लोग श्रीमान कुमार स्वामी जी की नेतृत्व में जो हमारा जनता दल चल रही है, हमारा मिशन है मिशन 1, 2, 3, यानी 123 सीट पे हम लोग हर तरीके से लड़ने का हमने इरादा किया है। बाकी ये जो है जनता वो फैसला करेगी कि आखिर हमारा अंजाम क्या होने वाला है। और रही बात जहां तक कांग्रेस और बीजेपी की, कहता खैर कांग्रेस को तो रहने, बीजेपी के अभी मोहतरमा ने बताया कि 40%, शायद उनको जानकारी कम है। ये 40% तो पहले से रिजर्व था कमीशन, अब वो जाके लास्ट आखिर मोमेंट पे जब काम फास्ट करने के लिए लोग ने 5% की और बढ़ोतरी की है, जबकि 45% है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। और रही तीसरी बात, जो कुमार स्वामी जी जो पंचरत्न यात्रा जो लेके चल रहे हैं, वो अवाम की फैसिलिटी के लिए, अवाम की भलाई बहबूदी के लिए, लोगों की सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत करने के लिए।
यात्रा प्रोग्राम निकाला गया है। इसका परिणाम तो अच्छा आने वाला है। सरियों में, खेड़े गांव में, हाँ माना कि सिटी में थोड़ा एक दो जगह हमारा इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमको उम्मीद यही है कि हम अपनी पूरी गवर्नमेंट अपने बलबूते पे बनाएंगे, ना कि हम बीजेपी के साथ जाने की कोई हमारी इच्छा है, ना ही हमारी इच्छा कांग्रेस के साथ जाने वाली की है। लेकिन यहाँ पे विशेष तौर पे एक बात को गौर करके देखने वाली बात यह है कि मंड्या जिला, मैं तो एक्चुअली मंड्या जिले से आता हूँ, जो मंड्या जिला जो है, हासन जो है, ये हमारा जनता दल का बेस है। तो इस बेस का नाम अगर अमित शाह साहब की जबान पे आ रहा है और मोदी साहब वहां पे आ रहे हैं, तो आप बीजेपी की स्थिति को समझ सकते हैं कि ये लोग कितना घबराए हुए हैं। यहाँ पे कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति क्या है। अगर इनकी अच्छी स्थिति होती तो मैं नहीं समझता हूँ कि मंड्या जैसे जिले को इनका विजिट देना चाहिए था या इनका फंक्शन होना चाहिए था। ये बीजेपी की हालत है। जहां तक जनता दल का सवाल है, हमारा ठीक है, मैं जरा एक रिएक्शन ले लूं। कोशिश रहेगी आखिर तक लड़ेंगे कि हम लोग अपने सिंगल पावर में आएंगे बस। ठीक है मनोज जी। जी मोहम्मद जफरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि मांड्या तक आना पड़ रहा है अमित शाह जी को, पहला दिक्कत। दूसरा, कहा अलायंस दोनों के साथ कर चुके हैं, अब तो अपनी सरकार बनानी है जेडीएस को, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है जफरुल्लाह साहब। कहा कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर, मिशन 1, 2, 3। क्या बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ? आपने येदियुरप्पा साहब को रिप्लेस किया बोमैया साहब से, पहला, इसीलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। मनोज जी। देखिए रजत जी, ऐसा है कि अभी जैसे ही जफरुल्लाह जी ने कहा, इसको कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कांग्रेस पार्टी हो सकता है सोच रही होगी कि हाँ मेरे को क्षेत्रीय दल से कहीं ना कहीं पिछली बार जेडीएस के साथ में हमारा गठबंधन था, इस बार हो जाएगा, तो इन्होंने पहले ही साफ कर दिया है ये गठबंधन कहीं चलने वाला नहीं है, इनको समझ में आ गया है। और दूसरा विषय है जो कहा उन्होंने कि देखिए बीजेपी ने क्या किया है, मैं बताता हूं, 11 नए एयरपोर्ट खोले हैं कर्नाटक में, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लगाई जा रही है, और पहली बार पूरे देश के अंदर पहली बार एक ऐसी योजना चलाई गई किसानों के बच्चों के लिए, मुख्यमंत्री रैयत विद्या योजना, जिसके माध्यम से मत्स्य पालकों के बच्चों को और बुनकरों के बच्चों के लिए एक विशेष रूप से शिक्षा देने के लिए और उनको स्कॉलरशिप देने का एक प्रयोजन किया गया है। पीएम सम्मान निधि योजना के तहत जो 6-6 हजार रुपए पूरे देश भर में मिलते हैं किसानों को, वो वहां कर्नाटक में 10,000 दे रहे हैं। तो 57 लाख लोग वहां से लाभान्वित हो रहे हैं, 44 करोड़ शौचालय वहां से महिलाएं लाभान्वित हुई है। और जिस तरह से कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प लेकर के चले हैं, जो भ्रष्टाचार करते थे, जो वंशवाद की राजनीति करते हैं, जो कमीशन खोरी करते थे, उनको जनता ने नकारा है। और आप देखिए अनुमा आचार्य जी बड़ी बातें कर रही थी। अनुमा जी, मैं आपने से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी तपस्या थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उस तपस्या का फल आपको नॉर्थ ईस्ट में कोई दिखाई नहीं दिया। मात्र 15 सीटें लोग जीते हैं, नागालैंड में तो 0 पे आउट हो गए लोग। और उससे पिछले अगर 7 राज्यों के चुनाव के अगर आकलन करें तो बताइए इनके पास में कितने राज्य इनके हिस्से में आए हैं। तो इनका नेतृत्व तो सबने जान लिया है कि कांग्रेस का पर्याय क्या है। कांग्रेस का पर्याय है करप्शन, कमीशन और क्राइम को बढ़ावा देना। ये कमीशन खोरी करने वाले हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि जो आकंठ रूप से जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिनके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, ना नीयत उनकी साफ है, लगातार इस देश को ठगने का काम किया है। अनुमा जी 3-4 आरोप लगा दिए। कहा भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो शीट बनी है जीत और हार की, एक तो वो बता दीजिए। दूसरा, आपने जेडीएस का जफरुल्लाह साहब को सुना, उन्होंने कहा हम बीजेपी कांग्रेस दोनों के साथ जा चुके हैं, अब किसी के साथ जाना नहीं है, अकेले लड़ना। और जो डेवलपमेंट के काम गिनाए मनोज जी ने। अच्छा राकेश जी, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी निर्णय है जेडीएस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टियां बीजेपी के साथ मिलती हैं, हाँ। वो बीजेपी उन्हें अजगर की तरह लील लेती है। तो हमने देखा कि जेडीयू सही समय पर इनसे बाहर निकल आई, अकाली दल सही समय पर बाहर निकल लिया, नुकसान दोनों का हुआ लेकिन उसके बाद भी बाहर निकल लिए। तो दूध का जला जिस तरह से छाछ फूक फूक के पीता है, कोई बात नहीं, जेडीएस का अपना जो उनका निर्णय है उसका स्वागत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोकतांत्रिक लोग हैं, तो वो जनता का सही करेंगे जो भी करेंगे, और वो जहां भी लड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। पर हाँ, उन्होंने अपनी पार्टी को अजगर की तरह लीले जाने से इनकार कर दिया, ये एक अच्छी बात है, ये अच्छा, एक लोकतंत्र का अच्छा ये है। एक ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि परिवारवाद की बात कर रहे थे। अभी तो ये येदियुरप्पा के उनको बेटे को ये देने वाले टिकट,
कल इन्होंने बांसुरी स्वराज को लीगल सेल का कुछ अध्यक्ष बना दिया, तो सेक्रेटरी बना दिया। तो ये परिवारवाद की बात करने वाले 150 तो इनके यहाँ ऐसे नेता हैं जो परिवार के ही साथ हैं। जिन इन्होंने बातों को गिनाया है, या हेलीकॉप्टर फैक्ट्री क्या करते हैं, एक तरफ इन्होंने जैसे ही उसका फाउंडेशन स्टोन लगाया और कहते थे जी हमने ऐसा कर दिया, हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री बना दी। इस तरह से अब देखिए, कांग्रेस ने तो 1600 जहाज खरीदे, कभी प्रचार इतना कभी नहीं हुआ, लेकिन 36 जहाज खरीद के भारतीय जनता पार्टी 10 साल में 36 जहाज खरीद के इतनी सारी बकवास कर चुकी है, इतना प्रचार किया है। तो ये जो जितनी भी इनकी विकास की कहानियां है वो सारी अरे आपकी तरह हमने ठगने का काम नहीं किया है, आपने तो कमीशन खोरी किया, आपने तो देश का पैसा लूटने का काम किया है। आपका कमीशन बंद हो गया, इसलिए थड़फड़ाते हैं, इसलिए फटकारते हैं आप लोग, इसलिए आप लोगों के पेट में दर्द होता है। ना असभ्य मैंने आज तक कोई प्रवक्ता नहीं देखा, ये सबसे ज्यादा असभ्य प्रवक्ता। कमीशन खोरी आपकी बंद हो गई है, कमीशन खोरी बंद हो गई। इसी राफेल में चिल्ला रहे थे कि हमारे इतने सालों से रक्षा सौदों में जो हम घपला करते थे, कमीशन खोरी करते थे। अरे अपाचे हेलीकॉप्टर घोटाला भूल गए, बोफोर्स का घोटाला भूल गए आप, बोफोर्स के घोटाला भूल गए। आप ही के वित्त मंत्री ने रिपोर्ट दिया था, आप ही के वित्त मंत्री ने संज्ञान में लाए थे। तो किस तरह से देश नहीं अनुमा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं देखिए आपको बताया तो बहस का एक में मनोज जी एक आरोप मेरे ऊपर लगाए। मनोज जी देखिए यही होता है जब आप लोग दोनों बोलते हैं तो मेरी आवाज उस समय नहीं होती, फिर मुझे बीच में आना। अनुमा जी एक मिनट, तो मुझे बीच में आना पड़ता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। अनुमा जी अगर बोल रही है, मनोज जी सुन लीजिए। जहां एक मिनट मैडम एक बोल रहे थे, मैंने उस समय भी रोका था। मनोज जी एक बार जो आपने 3-4 आरोप लगाए, एक बार अनुमा जी बोल ले, जिस चीज से आप असहमत होइएगा उस चीज पर आप वापस जवाब दे दीजिएगा। देखिए जैसे जेडीएस ने अपना पक्ष रखा, अनुमा जी जब सवाल मुझसे पूछे तो सामने वाले जो बीच में जबरदस्ती किसी को तंग करते हैं उनका प्रेशर ऑफ करिए, क्योंकि गलत बात होती है बार बार टोकना। ठीक है कभी नहीं मनोज जी, थोड़ा सा देखिए चुनाव है, थोड़ी बहसा बहसी होगी, मैं भी मानता हूं चुनाव के दौरान भी बहसा बहसी होगी, लेकिन अनुमा जी 40 सेकंड अपना पक्ष रखिए। मनोज जी मत डिस्टर्ब करिएगा प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि ये तो कर्नाटक की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को यहां से धकियाया जाएगा। एक बात, दूसरी चीज, राजीव शुक्ला जी ने वक्तव्य दिया है। राजीव शुक्ला जी ने हिमाचल के समय भी दिया था और हिमाचल कांग्रेस जीती, कर्नाटक हम जीत रहे हैं। 13 मई आने दीजिए, ये सारी जितनी बकवास है हम सब देखेंगे कि वो सब एक तरफ हो जाएगी और कांग्रेस पूरे बहुमत से कर्नाटक में सरकार बनाएगी। इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। मनोज जी सरकार बन रही है, आप जबरदस्ती परेशान है। रजत जी देखिए, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए। और इनको तो देश से ही दुनिया, पूरी भारत की जनता ने इनको धकिया दिया है, इसीलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और विपक्ष का दर्जा भी इनको नहीं मिला है। इसलिए राग अलापने वहां दूसरे देशों के पास पहुंच जाते हैं कि ब्रिटेन को हमारे देश में हस्तक्षेप करना चाहिए, इंग्लैंड और अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। और इन्हीं के राहुल गांधी को धक्या दिया अमेठी से, अमेठी की जनता ने इनको धक्या करके भेज दिया, वायनाड भेज दिया। अगली बार मुझे लग रहा है वायनाड के ऊपर कोई लगाम नहीं होती है आपके चैनल में क्या राकेश? मैं तो रोक रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि आप लोग दोनों लोग कोई मानने को तैयार नहीं। मनोज जी मेरा कहना है थोड़ा सा कर्नाटक, एक मिनट अनुमा जी, एक मिनट देखिए, मैंने उनको शांत कराया था। अनुमा जी एक बार उनको कंप्लीट कर लेंगे, मैंने आपको भी शांत कराया था। अनुमा जी मैंने इसीलिए आपसे कहा था एक बार उनको बोल लेने दीजिए, जो बातें आपको सही ना लगे उस बातों पर आप तुरंत ऐतराज जता दीजिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। लेकिन मनोज जी आप 40 सेकंड में कंप्लीट करिए। ये अहंकारी जो बाई यहाँ बैठी हुई है, ये पच नहीं रहा है इनसे। ये बोलते हैं हमारा माइक म्यूट कर दिया जाता है। अरे टीवी डिबेट में तो आप हमसे इतना लड़ते हैं और राहुल गांधी इतनी झूठ बोल देते हैं कि संसद में म्यूट कर दिया जाता है। यहाँ तो आप म्यूट नहीं होने दे रहे हैं। एक बात मनोज जी थोड़ा देखिए, क्योंकि महिला भी है, एक्स विंग कमांडर भी है, एजेंडा नहीं चलने वाला है आपका। थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ भाषा की मर्यादा, मैं जानता हूँ चुनाव है और शोर भी होगा, लेकिन थोड़ा सा भाषा की। देखिए अनुमा जी बहुत सीजन है, मनोज जी बहुत सीजन है, मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अनुमा जी बहुत सीजन प्रवक्ता है, वो कभी भाषा की मर्यादा क्रॉस नहीं करेंगे। महिलाओं का अपमान है ये, और एक सरकारी एक ऐसे मुझे बताइए रजत जी, मेरे बीच में क्यों बोले? क्या बोला मैंने? ये मर्यादा की बात करती है। ये तो पीएम साहब की, मोदी जी की माता जी के लिए क्या क्या ट्वीट करती थी,
किस किस तरह का ट्वीट करती थी? आप माफी मांगिए। पीएम साहब की माता जी के लिए जो ट्वीट किया था आपने, उसके लिए माफी मांगिए। पहले माफी मांगो। प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए जो अनुमा आचार्य ने जो ट्वीट किया था, उसके लिए माफी मंगाइए। मोदी तेरी खबर पूछेगी, उसके लिए माफी मंगाइए। मैं कह रहा हूं कि अगर फिलहाल इस शो में है हम लोग और कर्नाटक की बात करना चाहते हैं कि जनता देख ले, थोड़ा सा मनोज जी सुन भी लीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं। थोड़ी मनोज जी, अगर आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही तो बताइए, फिर मैं पीसीआर से कहूं कि आपको म्यूट करा के आप मेरी बात। मैं कह रहा हूं थोड़ी सी भाषा की जो मर्यादा है, थोड़ी सी, एक महिला के नाते जो भाषा की मर्यादा हो सकती है एक नेशनल टेलीविजन पर, उसका तो हम लोग ध्यान रख लें। इस बीजेपी प्रवक्ता से क्षमा मंगवाइए। रजत जी, जिस तरह से मनोज जी देखिए वो नाराज है और उन्होंने कहा कि जो भाषा आपने इस्तेमाल करी है वो अमर्यादित है, उनको स्वीकार नहीं है। रजत जी को नाराज रहने दीजिए। रजत जी, ऐसे लोग जो मोदी जी की माता जी के लिए क्या क्या अपशब्द का प्रयोग करती है, ये वही महिला है, ये वही महिला है जिन्होंने मोदी जी की माता के लिए किस किस तरह का अनर्गल ट्वीट किया था। मैं जानता हूं इनको, इनका ट्वीट दिखाऊंगा मैं, इनका ट्वीट दिखाऊं मोदी जी की माता जी के लिए क्या बोला था इन्होंने। मैं इनको पर्सनल कुछ नहीं बोला हूं, लेकिन जिस तरह से बदतमीजी करती है, विक्टिम कार्ड खेलती है महिला होने का, ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। ये गाली वाली बाई इस तरह की हरकतें नहीं चलेगी। मैं अपना विषय रख रहा था, तो ये गाली वाली बाई बीच में क्यों कूदी? मोदी जी की माता जी का अपमान करने वाली ये बाई क्यों कूदी बीच में? माता जी के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया था, आपको बता देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह का ये लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ बैठकर संस्कारों की बातें आलोक सर करते के पास हैं। जाता हूं। आलोक सर, ये जो कर्नाटक का इलेक्शन, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा, अनुमा जी रुके, मनोज जी थोड़ा सा ध्यान, मैं मानता हूं चुनाव है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। विंग कमांडर भी है और महिला भी है, थोड़ा सा ध्यान हो जाए। रजत जी, मैं अपने विषय से विषयांतर नहीं हुआ, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जानबूझ करके घुसना, व्यक्तिगत टिप्पणी का आरोप लगाना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये वो लोग हैं जो मोदी जी की माता जी के लिए क्या ट्वीट किया था इन्होंने। मैं दिखाता हूं आपको ट्वीट, देखिएगा क्या क्या ट्वीट किया, किस तरह से अनर्गल और भद्दी भाषा का प्रयोग किया था। तो इनके संस्कारों की बात करते हैं। एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं मैं कभी भी किसी पैनलिस्ट के ऊपर। मैं अगर विषय के ऊपर रहता हूं, विषय की बात करेंगे, हाँ ठीक है, मुहावरों का प्रयोग करना, लोकोक्तियों का प्रयोग करना, ये मेरा अधिकार बनता है। ठीक है आलोक सर, मैं कोशिश करूंगा और विनती करूंगा कि एक बार अनुमा जी वापस हमसे जुड़े, कोशिश करेंगे। नहीं बैठना है। आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। जफरुल्लाह साहब एक मिनट आ रहा हूं आलोक सर के पास। आलोक सर, जो ये कर्नाटक का कुरुक्षेत्र है, इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को एक एज हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस के पास फेसेस हैं, कास्ट है, लेकिन बीजेपी के पास भी राष्ट्रीय चेहरे बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, नड्डा साहब, जब ये उतरते हैं तो माहौल बदलता है किसी भी स्टेट इलेक्शन का। तो क्या ऐसा है कि ये इलेक्शन भी प्रधानमंत्री मोदी के ही नाम पर और चेहरे पर कर्नाटक में बीजेपी उतरेगी? आलोक सर। देखिए रजत जी, ये सही है को तो बीजेपी वाले भी मानते ही हैं, और जिस तरह का हो गया है इंदिरा गांधी के नाम पर, मैं तो उस समय चुनाव कवर किए हैं मैंने, जिस समय भाजपा भी आई 80 के दशक में भी, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि तब इंदिरा जी के नाम पर लिया जाता था। कांग्रेस पार्टी को जो रिकॉग्निशन है वो है कांग्रेस आई इंदिरा, कांग्रेस अकेले नहीं है। कांग्रेस तो कई हो बन गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, पहले संगठन कांग्रेस थी। तो मेरा मानना है कि ये सही है, राष्ट्रीय नेता का उपयोग करे। क्या राहुल गांधी जी का नाम का इस्तेमाल तो किया ही जाएगा ना, श्रेय तो उनको ही मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे तो है ही। इसलिए ये एक अलग मुद्दा है, दोनों के पास है। और देवगौड़ा जी भी एक बड़ी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके समय में जो काम हुआ वो भी अपनी जगह है। तो मेरा मानना है, एक मेरा निवेदन जरूर है, चूंकि बार बार हमारी कांग्रेस की मेहमान मेरा नाम भी ले रही थी, हम लोग इस बात के लिए बार बार अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्तिगत लांछन न लगाए। और रजत जी, इसलिए मैं अभी, चाहे वो सुन रही हो तो और अच्छा है, बांसुरी स्वराज का नाम उन्होंने लिया, जो अभी केवल लीगल सेल की कोई नंबर 2 उनको संयोजक वगैरह बनाया गया है। सुषमा स्वराज की बेटी इतने वर्षों से, जो लोग तब भी उनके सामने भी कहते थे, और सुषमा स्वराज तो उनका फोटो तक छपने के लिए हमें अलाउ नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में ये कहना कि परिवारवाद में, ठीक है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये वो तो अपने चुनाव लड़कर जीत के आए, उनके पुत्र भी, या राजनाथ सिंह जी के बेटे भी चुनाव लड़के आए होंगे, लेकिन हाँ, एक ही परिवार लगातार कब्जा करे, उत्तराधिकारी की तरह से उसको ही पद पर बिठा दिया जाए, इस मुद्दे की परिवार पे चर्चा की जाए। लेकिन ऐसे जो बिल्कुल नए युवा और महिला हैं उनके लिए, जबकि मेरा कोई एजेंडा पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए आग्रह कर रहा हूँ। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने किसी चैनल पर क्या कहा, नाली के कीड़े हो तुम, एंकर के लिए कह रही,
तो इस तरह से मेरा सबसे निवेदन है बीजेपी से, कांग्रेस से, सबसे कम से कम इतना रखें कि कल वो आमने सामने बैठते हैं, शायद हाँ, उनको नहीं थोड़ी मालूम है कि मर्यादा वही होनी बीजेपी, चाहिए। कांग्रेस के लोग साथ साथ बैठते हैं। ऐसा भी होता है कि डिबेट के बाद हम देखते हैं या हाउस में भी देखते हैं, लोग बाहर निकलते हैं तो साथ में चाय पीते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। वो माहौल रहना चाहिए। बिल्कुल पर्सनल आप हो जाइएगा तो बातचीत ही नहीं होगी। अब मनोज जी बताइए, अनुमा जी चली गई, अब आप डिबेट किससे करेंगे? रजत जी जी, अच्छा ये बताइए रजत जी, मैंने क्या उनको व्यक्तिगत टिप्पणी किया? मैं मुहावरे का प्रयोग नहीं कर सकता क्या? मैं पूछना चाहता हूं, मैंने क्या व्यक्तिगत टिप्पणी किया? उनके परिवार पे टिप्पणी किया? 22 शब्द पर उनको ऐतराज था। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं, और उन्होंने बोला ये कि ये शब्द आपने गलत यूज किया। सुनिए अभी ऐतराज दिखाता हूं। रजत जी केवल 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। कोई भी मां गिरना नहीं सिखाती, हम तो खुद सीख लेते हैं। ऐ मेरी बूढ़ी माई के मान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। ये 17 अक्टूबर 2022 का इनका ट्वीट है मोदी जी की मां के ऊपर। अच्छे से गौर से दिखाई भाई, थोड़ा बड़ा करके। अरे उन्होंने कुछ भी किया हो आप तो न करिए भाई, बड़ा करके। उन्होंने कुछ भी किया हो आप तो न करिए ना। देखिए दूसरों की अशिष्टता का हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे। आपसे तो अपेक्षा की जाती है किसी से भी। मैंने कोई व्यक्तिगत देखिए मुद्दों से, देखिए ऐसा है रजत जी, विषय यह है कि विषय से विषयांतर जाना और जानबूझ करके भाग जाना और इस तरह की प्रोपेगेंडा करना, विक्टिम कार्ड खेलना, एक कांग्रेस का एक हथकंडा बन गया। क्योंकि नाचना या आंगन टेढ़ा, इनके पास कुछ मुद्दे होते नहीं, तथ्यहीन है। अरे अगर इतने ही मुद्दे थे इनके पास तो लगातार ये चुनाव क्यों हारते और जनता इनको नकारती क्यों है? लेकिन विषय यह है कि विषय से विषयांतर जाना, विषय को भटकाना, भ्रम फैलाना, चाहे वो राफेल के नाम पर हो, चाहे अभी जिस तरह की हरकतें चल रही है, कोर्ट के फैसले को भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। इनके प्रमोद तिवारी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए अलग से कानून होना चाहिए, तो मुझे लगता है इनके प्रवक्ताओं के लिए अलग से चैनल खोल लेना चाहिए, जो इन्हीं की बात सुने, जो केवल इन्हीं की बात सुने और किसी की बात ना सुने। क्योंकि इस देश को बपोती यही लोग समझते हैं, देश को बपोती इसलिए समझते हैं, इन्होंने लंबे समय तक शासन किया है, तो मीडिया भी इनका गुलाम होना चाहिए, देश की संस्थाएं गुलाम होनी चाहिए, देश की जनता इनकी गुलाम होनी चाहिए। क्योंकि महिला दिन इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे कि मामला यही सॉल्व हो जाए। अगर किसी बात पर उनको आपत्ति थी मनोज जी तो आप भी मना लेते, कोई बात नहीं। जफरुल्लाह साहब के पास चलते हैं। जफरुल्लाह साहब, कांग्रेस तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट, आ रहा हूं मनोज भाई, एक मिनट। जफरुल्लाह साहब, कांग्रेस बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस की अगर हार दिख रही है और लगता है सीटें कम हैं, तो वो जो जेडीएस वोट ले जा रही है वहां से उसको डर है। बीजेपी से बहुत डर नहीं है कांग्रेस को, क्योंकि जेडीएस की जो सर्विसेज है, चाहे किसानों का कर्जा माफ कर जी के टाइम पे, यानी तो देवेगौड़ा जी के टाइम पे कई फसादात को रोकना, और श्रीमान देवेगौड़ा जी की खिदमत है। जो माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी जो माइनॉरिटी की वोट पे उछलती है, उस माइनॉरिटी को 4% का रिजर्वेशन श्रीमान देवेगौड़ा जी के वक्त पे दिया गया था। ये सारे एहसानात तो हैं। और रही बात, ये 4% को अभी अभी एक नया फसाद करवाया गया है बीजेपी के द्वारा कि ये 4% माइनॉरिटी का कैंसिल करके ये महाशय ने वक्कलगा समाज और लिंगायत समाज को 2% देके खुश करने की नाकाम कोशिश की गई है। और इस कोशिश से कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये वोट पॉलिटिक्स से इतना तो लोग समझ रहे हैं। हम खुश हैं कि वक्कलगा हमारा भाई है, लिंगायत हमारा भाई है। हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हम लोग सेक्युलर है, हम लोग हर किसी के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। उनको देने से हमें कोई हसद अदावत तो नहीं है, लेकिन मुसलमानों का 4% तोड़ के कहीं ना कहीं किसी और को देने की वजह से इसका फर्क और इसका असर तो पड़ेगा ही, जिसका सीधा असर कांग्रेस को पड़ने वाला है। और कांग्रेस के वोट जेडीएस के पाले में आने वाले हैं, ये बात सही है। और कांग्रेस को डरना चाहिए जेडीएस से, और इतना खौफ तो बाकी रहना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पूरी तरह जीत के कामयाब हो जाएगी या ये हो जाएगी। ठीक है मनोज जी, एक छोटा सा आंसर जफरुल्लाह साहब, वो जो 4% वोट कैप था माइनॉरिटीज के लिए, वो माइनॉरिटीज का 4% वोट उठाकर आपने वोका लिंगा और लिंगायत को दे दिया, जो मोहम्मद जफरुल्लाह साहब कह रहे हैं साहब ये क्यों कर दिया चुनाव के ठीक पहले? देखिए ऐसा है कि संविधान में इसका प्रोविजन नहीं है, सबको पता है, सब जानते हैं। रजत जी आप भी अच्छे से कानून का उल्लंघन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की बहुत सारी जजमेंट पड़ी हुई है। तो
उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लेकिन यह है कि अगर लिंगायत समाज को, इस समाज को 2-2% अगर बढ़ाया है तो इसमें आपत्ति क्या है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे बताइए, क्या अति पिछड़ा वर्ग को या लिंगायत समाज को क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जो लोग अगर सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अगर कोई पिछड़ा समाज है तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें आप, कांग्रेस पार्टी और जिस तरह से जेडीएस अपना व्यवहार कर रही है, आप लोग तो लगातार, ये राहुल गांधी वही है ना जो कोल्हार में यही भाषण दिए थे, ओबीसी समाज को यही गाली दिए थे आपके कर्नाटक की धरती से ही। तो आप लोग तो वो लोग हैं जो ओबीसी समाज को गाली देते हैं, ओबीसी समाज को बार बार अपमानित करने का प्रयास करते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लोग आगे नहीं बढ़े? नहीं, यही चाहते हैं ना। और फिर जब कोर्ट जब फैसला सुनाता है तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कोर्ट की बात को भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये इस तरह की जो चलन है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली। संविधान में प्रोविजन है, माइनॉरिटी को कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? सवाल मेरा कुछ और था और अब जवाब आपका कहीं और है। मैंने सवाल उत्तर पे किया था, आपने जवाब दक्षिण में दे रहे हैं। फिर से पूछ लीजिए एक बार जफरुल्लाह साहब। मैंने जवाब वो दिया है जो आपकी मंशा है, मैंने उत्तर का सवाल उत्तर ही दिया है, लेकिन आप इसको दक्षिण में ले जाना चाहते तो दक्षिण में ले जाए। एक बार मनोज जी फिर से पूछ लेने दीजिए। आपको वोट बैंक की मोहम्मद जफरुल्लाह साहब एक बार सवाल फिर से पूछ लीजिए। मनोज भाई बिल्कुल स्क्रीन पे हैं। जफरुल्लाह साहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास इस इलेक्शन के आगे 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन को हटा के वो लिंगायत समाज को 2% दिए, वक्कलगा समाज को 2% दिए। हम खुश हैं, हमारे भाई हैं ये लोग, हम नहीं झगड़ना चाहते, हम किसी से भेद नहीं रखते, लेकिन हमारा तोड़ के उनको देने का मतलब क्या और हमको कहाँ रखा गया है? जबकि सच्चार कमेटी रिपोर्ट ये बोलती है 2006 की कि भाई मुसलमान जो हैं, जो हैं SC ST से नीचे दबे हुए हैं, तो उनको उठाने के बजाय उनको मिटाने का काम क्यों किया गया आपकी पार्टी के द्वारा? मेरा सिर्फ सिंपल सा सवाल है। मनोज जी सिंपल सा जवाब दीजिए ना। हाँ, सिंपल सा ही मैं जवाब देता हूं। मैं सिंपल सा जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब 12 करोड़ शौचालय देने का काम करती है तो हिंदू मुसलमान नहीं देखती है। जब 2.5 करोड़ आवास देने का काम करती है हिंदू मुसलमान नहीं देखती है। जब 6-6 हजार रुपए किसानों को देने का काम करती है, 12 लाख करोड़ रुपए देने का काम करती है, तो हिंदू मुसलमान नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर। मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूं, अभी सुनिए, अभी आप बीच में मत आइए। अगर आपको लगता है आपके साथ न्याय नहीं हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले पड़े हुए हैं, क्योंकि संविधान सम्मत मामला है, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। आपको सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए। और आप लोग के पास तो इतने वकीलों की बड़ी बड़ी फौज है, तो सारे मामले जैसे सरीके आपके पुराने साथी रहे उनको ले जाइए रात के 12 बजे। वो लोग तो रात के 12 बजे भी कोर्ट खुलवा लेते हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं खुलवाते हैं आप? नहीं, ये मामला क्या है? क्या ये मामला संविधान सम्मत है? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है? क्या मेरा एक मूल सवाल है, कौन से प्रोविजन में, कौन से आर्टिकल में धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा बताइए जरा। आर्टिकल बताइए मुझे, कौन सा आरक्षण है, आरक्षण का मामला जरा बताइए मुझे। एक आर्टिकल बताइए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सर, अगर ये मुस्लिम माइनॉरिटी अगर जातियों में कारोबार और पेशे में बढ़ गए ना, कई लोग हैं, ये केवल मीडिया ट्रायल करने से, मीडिया के सामने अनर्गल बयान देने से जनता का नैरेटिव नहीं बदलने वाला। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। जो संविधान सम्मत है मुझे बताइए, उस आर्टिकल का नाम बताइए, और कौन सी जजमेंट है जिसमें मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्था है, बताइए जरा। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जरा बताइए। पता नहीं आप जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, जरा बताइए मुझे। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, आप प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जरा बताइए कौन से आर्टिकल में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान है, बताइए जरा। हम कहाँ धर्म के आधार पे बात कर रहे हैं? हम तो अपने जजमेंट पढ़ के बताइए मुझे, या आप बोले या सुने। मैं ऐसे नहीं, ऐसी डिबेट नहीं करता। जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप, जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। मनोज जी एक बार उनके जवाब सुन लीजिए। आपने 3-4 चीजें बोली है। मनोज जी एक बार 40 सेकंड उनको सुनिए। हाँ जफरुल्लाह साहब समझाइए। वो बताए, रजत जी बता रहे, एक मिनट थोड़ा सुनने दीजिए। मोहम्मद जफरुल्लाह साहब को सुनने दीजिए जरा, बोलिए सर। मुस्लिम जो है हम लोग एक हैं, यही तो माइनॉरिटी मार कर रही। अगर हम अपने कारोबार से
तकसीम हो जाएंगे तो 25 कारोबार करते हैं, चाहे बुच्चड़ का धंधा हो, ये आपने टाइटल दिया है, यही विक्टिम कार्ड, ये आपने टाइटल दिया है, विक्टिम जो कुछ भी कार्ड, आपने यही विक्टिम कार्ड खेल के माइनॉरिटी को डराने का काम किया, माइनॉरिटी को ठगने का काम किया, माइनॉरिटी को वोट बैंक बनाने का काम किया। यही विक्टिम कार्ड के कारण लगातार माइनॉरिटी को पीछे ले जाने का, धकेलने का काम किया कि भाजपा आएगी, भाजपा काट देगी, भाजपा डराएगी, भाजपा मारेगी। इस तरह का जो माहौल बनाने का प्रयास किया है वो मुस्लिम समाज भी समझता है। अत्याचार करने का कार्ड खेल रहे हो तो सुनो, ये दबाने का कार्ड आपने किया है। पिछले 70 सालों से केवल माइनॉरिटी कार्ड खेलने का काम आपने किया, मुसलमानों को तुष्टीकरण की राजनीति खेलने का आपने काम किया। लगातार इस तरह के प्रोपगंडे चला करके माइनॉरिटी को भी ठगने का काम किया आपने, माइनॉरिटी को भी ठगने का काम किया है। और माइनॉरिटी केवल मुसलमान ही नहीं होता है, माइनॉरिटी के अंदर जैन भी आता है, अब देश की राजनीति में हो चुका है। एक मिनट मनोज भाई आ रहा हूं, एक मिनट आलोक सर के पास जाना है। आलोक सर, 3 बड़े इश्यूज जो आपको लगता हो बीजेपी के पक्ष में है और 3 बड़े इश्यूज जो आपको लगता हो कांग्रेस के पक्ष में है कर्नाटक के इस कुरुक्षेत्र में। आलोक सर, देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की वहां की सरकार है तो दोबारा उनको लाया जाना चाहिए। वो अपना चाहे सड़क का जितना उद्घाटन किया हो, हवाई अड्डों का किया हो, या लोगों के लिए जो अभी गिराया गया है, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा मानना है कि ये 2 बातें ऐसी हैं। और तीसरी बात यह है कि स्थानीय स्तर पर एमएलए ने भी काम नहीं किया, उनको कितना बदलते हैं। यदि जैसे अभी एक विधायक उनको तो गिरफ्तार भी किया गया है, तो भ्रष्टाचार के आरोप, इसमें कोई शक ही नहीं कि बड़े पैमाने पर थे। तीसरा यही है कि उनमें से वो कितने विधायकों को बदलते हैं जिनका काम ठीक से नहीं रहा या जिनसे जनता नाराज होगी, जो उनके कई सर्वे हुए होंगे। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सीताराम भैया जी की आज ही अभी बड़ी उनकी एक अच्छी मीटिंग हुई है, या कल भी हुई थी, तो मुझे ऐसा मानना है कि उनके लिए जो गुटबाजी है, देखिए इसमें कोई शक ही नहीं है। गुंडू राव जी, मैं एक लाइन खाली जरूर जिक्र करूंगा, इंदिरा जी के सबसे विश्वस्त और सबसे प्रभावी नेता एक समय में थे। हाँ। और उस समय 92-3 के इलेक्शन में उनको हार का सामना पड़ा। इंदिरा जी को लगा था कि वे जीतेंगे, चूंकि 80 में चुनाव जीत के आई थी। मैं खुद उस समय चुनाव में था कर्नाटक में। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अहंकार किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए। सत्ता में रहते हुए भी हट सकते हैं, या ये सोचे कि चूंकि पहले इंदिरा जी के साथ फायदा हुआ था, वहां से हम जीते थे, चिकमगलूर से जीते थे, वो भी जो अहंकार है। तो कांग्रेस के पास दोनों पॉइंट्स हैं। इंदिरा का नाम हो, लेकिन यदि उनका नाम नहीं लेके राहुल गांधी का नाम ले, वो उनका प्लस पॉइंट, या खड़गे जी का जो दलित का है, या अल्पसंख्यक। एक मैं बात ध्यान दिलाऊंगा, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, इसमें रहमान खान साहब जो वहां के नेता थे, डिप्टी स्पीकर भी थे और उनको डिप्टी चेयरमैन थे, ऐसे लोगों को भी कांग्रेस ने चूंकि अलग कर दिया। अब वो भी हिंदू वोट या जो भी कहें अल्पसंख्यकों से, इसी जेडीएस को उसका फायदा मिल रहा है। या और भी कोई कैंडिडेट आम आदमी पार्टी आ जाए या ओवैसी साहब की पार्टी आ जाए, तो उसमें भी अल्पसंख्यकों के वोट का जितना भरोसा कांग्रेस को है, वो उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। या कोई पुराने पाप, जैसा आपने कहा, उनके क्या खतरे हो सकते हैं। कई कांग्रेस के पुराने कच्चे चिट्ठे, डीके शिव कुमार का तो हाल में छापे पड़े, लेकिन खड़गे जी का इतिहास को निकाल करके सड़क पर लाने लगेगा कि क्या तेलगी कांड कब हुआ था, वीरप्पन के समय गृह मंत्री कौन था। तो ऐसे मुद्दे भी कांग्रेस के लिए एक खतरनाक संकेत हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आज के लिए तय वक्त की थोड़ी कमी थी। आज कोशिश ये थी कि समझे कि कर्नाटक के मुद्दे क्या हैं, कर्नाटक का कुरुक्षेत्र और बड़े इश्यूज क्या होंगे।